Hello everyone, my name is Mohit Bhatia and today is a session for class 9. We have already started with a discussion of laws of motion. लास्ट वाले क्लास में हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स को समझा था, मतलब हमने समझा था भाई फोर्स क्या होती है। हम लोगों ने समझा कि कोई भी मोशन जो होता है उसका कॉज जो होता है वो होता है फोर्स, राइट। फोर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, भाई फोर्स दो तरह की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के हम लोगों ने 5-6 एग्जांपल्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 एग्जांपल्स देखे थे, 3 टाइप्स देखे थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग एंड कोलिजन फोर्स, राइट। उन सब पर हम लोग ने एप्लीकेशन एग्जांपल सब देख रखा है। आज हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, दिस टॉपिक एज अ होल विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ मोशन, विल टॉक अबाउट द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। अगर एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है या मोशन से रेस्ट पर जाती है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है या उसका वही वाला मोशन कंटिन्यू रहता है, तो इन सब के पीछे कौन कारण है, वो कारण पर हम लोग ने डिस्कशन लास्ट क्लास में किया था, वो फोर्स है। और इसका जो ये फोर्स के बारे में सबसे पहली बार समझाने वाला जो था वो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सो विल डिस्कस अबाउट न्यूटन्स 3 लॉज। द फर्स्ट लॉ actually defines the force, defines the force. Like the first law is the definition of force primarily, ठीक है। साथ साथ वो एक और प्रॉपर्टी बताती है जिसका नाम है इनर्शिया, हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ पर। सेकंड लॉ विल डिस्कस अबाउट और विल टॉक अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फोर्स, राइट। फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है ना, किस तरह वो रिलेट करती है मास से एंड एक्सेलरेशन से। एंड थर्ड लॉ विल टॉक अबाउट हाउ इट एक्चुअली बिहेव, फोर्स किस तरह काम करती है हम लोग के सराउंडिंग में। विल टॉक अबाउट कि कैसे कहीं पर हम लोग अगर कोई फोर्स देते हैं तो हम लोग को एक रिएक्शन फोर्स मिलता है। विल टॉक अबाउट इट्स बिहेवियर, कि फोर्स किस तरह बिहेव करती है, किस तरह एक्ट करती है कहीं पर भी। सो लेट्स बिगिन विथ हर डिस्कशन। सो दिस विल बी लाइक आवर सेकंड सेशन फॉर द चैप्टर। लेट्स बिगिन विथ इट। आई होप सब लोग पेन कॉपी लेकर रेडी होंगे एंड लेट्स स्टार्ट विथ हर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। It says that according to the Newton's first law of motion, if a body is in a state of rest, if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in state of motion, it will remain moving in the same direction with same speed unless an external force is applied on it. भाई फर्स्ट लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, एक बॉटल रेस्ट पर पड़ा हुआ है, एक बुक रेस्ट पे पड़ी हुई है, वो रेस्ट के रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं करेगी अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल एजेंट को वहां पे पार्टिसिपेट ना कराएं। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में है, वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी रेट से मूव करती रहेगी। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट पार्टिसिपेट ना करे, इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट। जैसे ये अगर फुटबॉल अगर कोई किक नहीं करता तो फुटबॉल रेस्ट का रेस्ट पर रहता, पर जैसे ही इसे किक किया गया, मतलब एक फोर्स लगा इस बॉल के ऊपर और ये मोशन करने लगा, मूवमेंट में आ गया, मतलब इसका स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन आया। तो जब कभी ये चेंज आता है वहां पर ही फोर्स काम कर रहा है, राइट। ओके, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग 2 चीजें सीखते हैं। पहला तो एक सीखते हैं इनर्शिया और दूसरा सीखते हैं फोर्स। तो पहला लॉ ये समझाता है कि फोर्स का डेफिनेशन क्या है। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जिसके वजह से अगर एक बॉडी रेस्ट में था तो मोशन में आ गया, अगर वो मोशन में था तो मे बी रेस्ट में आ गया या फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया, या फिर मोशन जिस रेट से कर रहा था वो चेंज हुआ। मान लो जिस वेलोसिटी से वो जिस तरफ जा रहा था वो वेलोसिटी अगर चेंज हो जाए तो उसके पीछे भी जो कॉज है वो फोर्स है। अगर एक बॉडी रेस्ट में था और वो मोशन में आ गया, किसी भी डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी में आ गया, तो उसके पीछे जो कॉज है वो फोर्स है। तो फोर्स इज लाइक द कॉज बिहाइंड द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, राइट। सो विल टॉक अबाउट, ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट फोर्स इन अ प्रीवियस सेशन आल्सो। विल नाउ टॉक अबाउट इनर्शिया फर्स्ट। हम लोग को फर्स्ट लॉ से एक और चीज समझ में आती है, वो है इनर्शिया। वो है इनर्शिया। हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है।
कोई भी चीज, अगर कोई बॉटल रेस्ट पे पड़ा हुआ था, कोई किताब रेस्ट पे पड़ा हुआ था, कोई टेबल फैन कहीं पे रेस्ट पे पड़ा हुआ था, कोई चेयर कहीं पे रेस्ट पे पड़ा हुआ था, राइट, कोई बैग कहीं पे रखा हुआ है, अगर वो रेस्ट पर है और वो रेस्ट से मोशन में आया, लेट्स से हम लोग अपने बेड पर लेटे पड़े हैं और फिर कुछ देर बाद मन आया कि भाई चलो उठते हैं, उठ के जाके कुछ सामान लेकर आते हैं। तुम जब उठे और चलना स्टार्ट किए, तुम्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तुम रेस्ट से मोशन में जाते हो। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन नहीं हो सकता, राइट। अगर तुम रेस्ट में हो और तुम चाहते हो कि ये रेस्ट का स्टेट मेंटेन रहे, हम लोग कहेंगे हम लोग में क्या है भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया कि टेंडेंसी होना रेस्ट का, रेस्ट में रहने का। जैसे अगर कोई बॉडी कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, तो वो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, राइट। इसे कहते हैं टेंडेंसी ऑफ मेंटेनिंग द मोशन, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया बताता है कि कितना उसका टेंडेंसी है उस चीज को मेंटेन करने का। हम लोग कहते हैं किसी बॉडी की इनर्शिया ज्यादा है, वो उस टेंडेंसी को मेंटेन करना चाहता है कि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट का रेस्ट में रहना चाहता है, वो अगर मोशन में है तो मोशन का मोशन में रहना चाहता है। और ये रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट में लाने वाला जो एजेंट है वही फोर्स है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होना मतलब बॉडी का टेंडेंसी होना रेस्ट में रहने के लिए। अगर वो बॉडी मोशन में है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहता है। इस टेंडेंसी को, मतलब ये जो टेंडेंसी है कि उसी वेलोसिटी को मेंटेन करना है, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल लेते हैं, अगर तुमने फैन को ऑन किया, स्टार्टिंग में तो ऑन होने में टाइम लेता है वो, कई जगह पे, कई घर पे जब पुराने पंखे होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं वो पहले हल्का सा वाइब्रेट करता है, वो एक्चुअली रेजिस्ट करता है, वो चाहता नहीं कि वो मूव करे क्योंकि वो रेस्ट पर था और वो रेस्ट पे ही रहना चाहता था। द मोमेंट यू स्विच ऑन द फैन, तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो फैन मूव करना स्टार्ट किया। जब फैन मूव करते गया थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फैन एक अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया। नाउ इफ यू स्विच ऑफ द फैन, उसी मोमेंट पर सडनली फैन घूमना बंद नहीं करेगा, बिकॉज उतनी देर बाद उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका था। तो पहले वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाह रहा था बोल के वो अपोज कर रहा था मोशन को, पर बाद में जब मोशन में आ गया तो चाहता तो लगातार घूमते रहे, पर फिर भी वो थोड़ी देर में रेस्ट में कैसे आता है। तो मैं शायद ऑब्वियसली इस बारे में मैंने बात कर लिया है, इस बात पर सब लोग एग्री करोगे कि तुम्हारे रूम में, तुम्हारे आसपास हर जगह एयर फ्रिक्शन है, जिसको हम लोग बहुत जगह कंसिडर नहीं करते हैं बट रियल लाइफ में कंसिडर किया जाता है। द मोमेंट यू स्विच ऑफ द फैन स्लोली स्पीड डाउन करते 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 उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब आसपास में जरूर कोई फोर्स रहा होगा जो उसके इनर्शिया ऑफ मोशन से उसे इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट पर लेके जा रहा है, नहीं तो उसका टेंडेंसी था कि वो मोशन को मेंटेन करे, राइट। ये एग्जांपल साइक्लिस्ट के केस में बहुत एप्लीकेबल है। हम लोग बहुत देखते हैं कि भाई साइक्लिस्ट क्या करते हैं, भाई साइकिल पेडलिंग करते करते थोड़ा देर रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, पेडलिंग बंद कर देते हैं। जब वो पेडलिंग बंद करते हैं तब क्या होता है, साइकिल उसी वेलोसिटी से लगातार मूव करता रहता है, वो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करता है कुछ देर तक। ऐसा नहीं होता कि पेडलिंग बंद करते ही साइकिल बढ़ना बंद हो जाए, राइट। ये चीज हम लोग गाड़ियों में भी देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि तुम गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, पर अगर फ्लैट रोड है और कोई तरह का फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी थोड़ा दूर तक आगे बढ़ेगा अगर तुम ब्रेक ना लगाओ तो, राइट। तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन होना, टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर वो मूव कर रहा था, वो चाहता था अपना मोशन मेंटेन करे, ठीक है, तब तक वो कर पाएगा उसी स्पीड से मोशन जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, राइट। Now let's talk about inertia in a more detailed way. So what do you mean by inertia? Let's define it first. So the property of matter by which it continues in its existing state of rest or of uniform motion. It is a property of matter. उस बॉडी का अपना प्रॉपर्टी होता है। मैं बता दूं ये प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा वो अपना वो प्रॉपर्टी मेंटेन कर पाएगा, वो प्रॉपर्टी रहेगा उसमें कि भाई अगर वो रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने में तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर उसका मास ज्यादा है। अगर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मतलब बहुत बड़ा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा जो उसे मोशन से रेस्ट या फिर रेस्ट से मोशन में लाए। तुम्हें इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मास ज्यादा है तुम्हें कम फोर्स देना पड़ेगा अगर मास कम है, राइट।
So the property of matter by which it continues in its state, in its existing state of rest or of uniform motion in a straight line unless that state is changed by an external force. ठीक है भाई, अगर एक बॉडी चाहता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे, इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वो चाहता है वो उसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करते रहे उसी रेट से, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और ऐसा वो कब तक कर सकता है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, राइट? अगर जैसे ये बॉडी है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ग्रेट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग। द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। तो फर्स्ट पार्ट डिफाइन करता है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया क्या है? तुम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स को पार्टिसिपेट ना करो तो बॉडी रेस्ट का रेस्ट पर रहना चाहता है, बॉडी मोशन का मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी है ये हर बॉडी की। अगर तुम्हें इसमें बदलाव लाना है तो इसके लिए जो एक्सटर्नल एजेंट लगेगा उसी को कहते हैं हम लोग फोर्स। तो सेकंड पार्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। फर्स्ट पार्ट बताता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हर एक बॉडी में प्रॉपर्टी है कि वो बिना कोई डिस्टर्बेंस के अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन पे तो मोशन में रहना चाहता है ना? इसे कहते हैं इनर्शिया। और ये बदलने वाला कौन है? फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू विच फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स वो एजेंट है जो इस इनर्शिया को बदलता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर बॉडी एक रेट से एक तरफ जा रही थी तो उस मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो उसी रेट से नहीं जा पाए, ऐसा करने वाला कौन है? फोर्स है। अगर बॉडी रेस्ट पे पड़ी थी उसे मोशन में लाने वाला कौन है? वो फोर्स है, राइट? तो फोर्स को डिफाइन किया गया न्यूटन के फर्स्ट लॉ के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट ने डिफाइन किया कि इनर्शिया क्या होती है, राइट? ग्रेट। नाउ सो पहली बात, फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने स्केलर्स और वेक्टर्स पर ऑलरेडी बात कर रखी है। स्केलर और वेक्टर्स पर हम लोग ने बातें कहां की थी? हम लोगों ने मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन में थोड़ी बहुत बात की है। हम लोग ने बहुत डिटेल में बात की है वेक्टर्स क्वांटिटी पर जब हम लोग मोशन पर बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 पर जाकर मोशन के वीडियोस का पहला वीडियो देखना, पहला लेक्चर देखना। मैंने वेक्टर क्वांटिटी पे बहुत सारी बातें की है कि क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर उन क्वांटिटी को कहा जाता है जिन्हें बताते वक्त या एक्सप्रेस करते वक्त हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन की बात करनी पड़ती है, राइट? नाउ सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज जीरो। सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज जीरो। हम लोग कहते हैं कि जब कभी किसी एक बॉडी पर बराबर के दो फोर्स काम कर रहे होते हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, दोनों फोर्स बराबर के हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। हम लोग इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ फोर्स। द फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो सम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जीरो। जैसे मान लो टग ऑफ वॉर चल रहा है, कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, दोनों फोर्स अगर बराबर है तो समेशन विल बी जीरो। अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस कैन आल्सो हैव द रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन इट इक्वल टू जीरो। A body acted upon by several forces can also have the resultant net force on it equal to zero। अगर मैं बोलता हूं एक बॉडी पर ढेरों फोर्स काम कर रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे, सम ऑफ ऑल ऑफ देम कैन ऑल्सो बी जीरो। हो ही सकता है जीरो। क्यों? क्योंकि इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स से अगर बराबर हुआ, इधर लगने वाला फोर्स, ये सबका समेशन मान लो इसके बराबर हुआ, तो ये सबका नेट रिजल्टेंट जीरो हो ही सकता है। तो हो सकता है एक बॉडी पर एक फोर्स ना काम करे, ढेरों फोर्स काम करे, और उन ढेरों फोर्स काम करने के बाद भी नेट फोर्स जीरो रहे, ऐसा पॉसिबल है। हम लोग कहते हैं इस केस में, इस कंडीशन में देयर इज बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग। और अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो वो बॉडी ऑब्वियसली क्या करेगी? उसमें एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन होगा, वहां इनर्शिया चेंज करेगा, राइट? ग्रेट। नाउ मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इनर्शिया और मास इंटरडिपेंडेंट है। मैं कहता हूं किसी बॉडी में अगर इनर्शिया ज्यादा है, उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा मतलब उस बॉडी में मास ज्यादा है। मैं कहता हूं कि अगर एक बॉडी, जैसे एग्जांपल लो, यहां पर एक बाल्टी ली गई है, रस्सी से हैंग कर दी गई, एक और बाल्टी ली गई है, यहां पे सैंड भर दिया गया या फिर कोई भी पत्थर उत्थर भर दिया गया, तो इसमें मास ज्यादा है और इसमें मास कम है। ये अगर खाली बाल्टी है, ये भरी हुई बाल्टी है,
तो एम बी इज ग्रेटर देन एम के। तो अगर हम लोग यहां पे धक्का मारते हैं भारी बाल्टी को, तो इसे मूव करवाना डिफिकल्ट होगा, इसे मूव कराना आसान होगा। तुम अगर इसे जाके मारोगे तो बहुत जोर से मारोगे तो भी हल्का सा हिलेगा, या तुम हल्का छूगे तड़ ये मूव करने लग जाएगा। मतलब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट तगड़ा है? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट? टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट, है ना? कितना तगड़ा इच्छा है रेस्ट में रहने का, जिसको जितना तगड़ा इच्छा होगा रेस्ट में रहने का, उसे हिलाना उतना डिफिकल्ट होगा, है कि नहीं? जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा रेस्ट में रहने का, उसे हिलाना उतना मुश्किल होगा। किसे हिलाना ज्यादा मुश्किल हो रहा है? इसे हिलाना मुश्किल हो रहा है। मतलब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ज्यादा है। हम लोग बोलेंगे इसका इनर्शिया ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज का मास ज्यादा है। तो अल्टीमेटली दिख रहा है मास ज्यादा होना मतलब इनर्शिया ज्यादा होना। फिर एक और एग्जांपल है, फिर एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर, ठीक है? सो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मार्क कर ले भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। लार्जर द मास, लार्जर इज द इनर्शिया। स्मॉलर द मास, स्मॉलर इज द इनर्शिया। राइट? यहां पर एक ग्लास के ऊपर एक कागज है या पेपर है या कार्ड है, और इसके ऊपर एक कॉइन रख दिया गया। तुम अगर इस कागज को झटके से निकाल दो तो क्या होगा? कॉइन सीधा नीचे गिर जाएगा। देखो कॉइन यहां पे सीधा गिर गया नीचे, क्योंकि इस कॉइन को रेस्ट में रहने का मन था। उस कॉइन को रेस्ट में रहने का मन था। जब तुम झटके में निकालते हो तो कागज तो निकल जाता है, पर कॉइन का टेंडेंसी जो था ना रेस्ट में रहने का, उसे आगे लेके नहीं जाता है। या तो तुम उस कॉइन को बहुत तगड़ा फोर्स दो तो वो संग में आगे बढ़ेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा, है ना? और अदरवाइज अगर तुम झटके से निकाल दे तो बहुत कम फोर्स लगा, वो सीधा वहीं पे गिर जाएगा नीचे। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल। या फिर देख ही सकते हो ना, फील कर सकते हो इस चीज को। तो काइंड्स ऑफ इनर्शिया, काइंड्स ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, उसी डायरेक्शन में, उसी रेट से, ठीक है? इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। So let's talk about inertia of rest first. So if our body is at rest, it will continue to remain at rest. अगर एक बॉडी रुकी हुई है, मैंने बताया था एग्जांपल, अपने आसपास टेबल चेयर, है ना, पानी की बाल्टी को देख लो, अलमारिया को देख लो, किताबों को देख लो, कोई कहीं पर अगर फोन रखा हुआ है, फोन को देख लो। तुम अगर इस फोन को उठाते नहीं हो तो फोन वहीं पे पड़ा हुआ रहेगा। कोई अगर धक्का मार दे, कोई उठाए, तब तो मूव करेगा, नहीं तो रेस्ट पर रहना चाहता है ना? तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। ऐसा नहीं अपने आप उठ के चलने लग जाएगा कोई भी चीज जो रेस्ट पर है। टेबल ऐसा नहीं है कि अपने आप घसक जाएगा, कोई ना कोई फोर्स लगा तभी वो टेबल खसकेगा, ठीक है ना? अपने आसपास बहुत सारी चीजें हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, है कि नहीं? इवन रास्ते में पड़ा हुआ जो पत्ता भी होता है ना, रात का टाइम है, तुम सोचो अंधेरा पड़ा हुआ है, तुम एक पत्ते को देख रहे हो रास्ता में, वो रेस्ट पर रहता अगर तेज हवा नहीं चलता और उस हवा के वजह से कोई फोर्स नहीं लगता उस पर, ठीक है? तुम्हारे घर पे कभी रात में अचानक से कोई चीज गिर जाती है या टेबल मूव कर जाता है तो तुम डर जाते हो कि भाई पता नहीं कौन आ गया। तो हम लोग बोलते हैं कोई ना कोई फोर्स लगा उस पर, और अपने में से कोई अगर वहां पर जाके फोर्स नहीं लगाया तो जरूर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया होगा, जिसे सोच के हम लोग डर जाते हैं, राइट? तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट will remain in rest unless कोई फोर्स लगे उस पर। तो ऐसे ही फोर्स को हम लोग डिफाइन भी किए हैं, ठीक है? इसी तरह हम लोग फोर्स को डिफाइन भी किए हैं। फाइन, चलो इस पर तो नहीं, मैं इस पर जरूर बात करता हूं। मुझे लगता है ये ज्यादा लोग फील किए होंगे। तुम्हारे तुम्हें बस के अंदर भी फील हुआ होगा। तो मानो तुम एक बस के अंदर हो, ये एक बस है, तुम उसके अंदर हो, ठीक है? और ये बस के अंदर का पिक्चर है, ये बस के अंदर हो तुम और ये बस के अंदर का पिक्चर है, ठीक है? अगर बस स्टार्ट हो रही है, जब बस स्टार्ट होती है या फिर कोई ट्रेन स्टार्ट होता है, सब लोगों ने फील किया होगा तुम्हारा बॉडी थोड़ा पीछे लीन करता है। वही इस प्राणी के साथ भी हो रहा है। द मोमेंट गाड़ी स्टार्ट होती है, बस स्टार्ट होता है, तुम्हारा बॉडी पीछे लीन करता है। ऐसा क्यों होता है? तुम्हारा जो पैर है वो बस के फ्लोर के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो जब द मोमेंट बस मोशन में आता है तुम्हारा पैर भी अगर पैर और तुम्हारे बस के बीच में ना तुम्हारे पैर पर फ्रिक्शन काम करता है, वो फ्रिक्शन तुम्हें उस बस के साथ आगे ले जाती है, ठीक है? पर बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है वो तो जमीन से कांटेक्ट में नहीं है। ऊपर का जो पार्ट है लेंथ है ऑब्वियसली, तो तुम्हारा बॉडी क्या होता है? पीछे की तरफ लीन करता है। क्यों लीन करता है?
तुम्हारा बॉडी का अपर पार्ट पे कोई धक्का नहीं लग रहा है, वो चाहता है वो वहीं पर रहे वो जहां था। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि पहले अगर तुम एक ट्रेन में जाके बैठे, तुम रेस्ट पर थे, ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, तुमको पीछे की तरफ धक्का लगता है, अगर तुम्हारा बॉडी पीछे तरफ गिर रहा है ना, क्योंकि ऊपर के पार्ट को फोर्स लगा, फोर्स मिल रहा है नीचे वाले पैर को मिल रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, ये पार्ट तो ऊपर का हवा में है ना, समझ आ रहा है? तो दैट्स एन एग्जांपल, जब तुम्हारा बॉडी पीछे लीन किया, मतलब योर बॉडी वांट्स टू रिमेन इन दैट पोजीशन, बट अब आगे ऊपर से पकड़े हुए हो या फिर जैसे भी हो, जिसके वजह से तुम वापस कंटिन्यू करने लग जाते हो मोशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बिटन विथ अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट्स फॉलिंग ऑफ इट। तो भैया बहुत बार क्या होता है, तुम्हारे घर पर जो वो जिस पे तुम पैर साफ करते हो, पैर पोंछते हो, है ना, जिसमें घर गेट में एंट्री करते हुए तुम एक कारपेट पे जो पैर पोंछते हो, तो क्या करते हो, हम लोग उसको साफ कैसे करते हैं, उसको हैंग कर देते हैं और उसे पीटते हैं, झाड़ते हैं। बहुत उसको दीवार में पीट के झाड़ता है, बहुत उसे डंडे से पीट के झाड़ता है। तो होता क्या, जब कहीं भी पीटते हैं हम लोग, जब लोग उसे पीट रहे हैं तो वो कारपेट तो मूव कर रहा है, पर उसके अंदर का जो डस्ट था उसे वहीं पर रेस्ट में रहने का मन था। तो द मोमेंट कारपेट मूव कर रहा है पर वहां का डस्ट है उसको वहीं पे रहना था, तो कारपेट गया इधर पर डस्ट वहीं रह गया, तो डस्ट सीधा नीचे गिर जाता है, डस्ट सीधा नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिर रहा होता है तो आसपास हवा चल रहा है, बल्कि वो धूला धूला हो जाता है पूरा एरिया, जो तुम लोग अपने आसपास देखते हो। पर जनरली क्या हो रहा है, तुम जब उस कारपेट को पीट रहे हो तो कारपेट आगे पीछे मूव कर रहा है, वो डस्ट पार्टिकल स्ट्रेट नीचे गिर रहा है, राइट? क्यों? वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करने के चक्कर में, है ना। तो इस तरह से हम लोग डस्ट पार्टिकल हटा पाते हैं उस कारपेट से। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट्स फॉलिंग आउट ऑफ इट। तो जो भी कारपेट, कोई भी तरह कारपेट ले सकते हो, जिसमें तुम पैर पोंछते हो, तुम्हारे घर पर जो है जिसे भी साफ करते हो, तुम इस तरह साफ कर पाते हो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो भाई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इतना काम में आता है। ऑन स्ट्राइकिंग द कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स विद अ स्ट्राइकर, लोएस्ट कॉइन ओनली मूव्स अवे व्हाइल द रेस्ट ऑफ द पाइल रिमेन्स इंटैक्ट। भाई यहां पे एग्जांपल देखो, ये वाला शायद ये बहुत लोग फील किए होंगे, जब स्ट्राइकर से मारते हो और अगर जोर से मारोगे, ठीक नीचे वाला, ये नीचे वाला क्या करता है भाई, नीचे वाला स्ट्राइकर ये नीचे वाले को लेकर चला जाता है और वो पूरा का पूरा पाइल इंटैक्ट, वो बस पास कर जाता है, पाइल सीधा रह जाता है। क्यों? उस पूरे पाइल को रेस्ट में रहने का मन था। दे वर एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दे वांट टू कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट। भाई ऊपर वाले को फोर्स नहीं मिला, फोर्स तो नीचे वाले को मिला और झटके में मिला। अब वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत बार गिर भी जाता है ना। बट जनरली अगर बहुत जोर से मारोगे और सही से पाइल पर अरेंज था तो नीचे वाला वो जो होगा गोटी निकल जाएगा और बाकी सब सीधा रह जाएंगे। उसी को यहां पे लिखा गया है, लोएस्ट कॉइन ओनली मूव्स अवे व्हाइल द रेस्ट ऑफ द पाइल रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, दैट वाज वन मोर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। बहुत लोग शायद गांवों में देखे होंगे या फिर आज भी अपने आसपास में देखते होंगे कि आम के पेड़ पर आम हुआ है और तुम पूरे पेड़ को जब इस तरह शेक करते हो तो क्या होता है, आम गिरता है। या फिर मान लो जामुन का पेड़, जामुन गिरता है ना। होता क्या है, जब तुम पेड़ को मूव करा रहे हो तो पेड़ के ब्रांचेस तो मूव कर रहे हैं, पर वो जो फल है, जो भी फ्रूट वहां पे लटक रहा है या जो भी फूल है वहां पे, फ्लावर्स है, वो हैवी है, राइट? उनमें मास अच्छा खासा है ना, इस तरह झूले हुए हैं भाई। तो वहां पे क्या हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। मास ज्यादा होना मतलब इनर्शिया ज्यादा होना, तो वो फ्रूट चाहता वहीं पर ही रहे। ब्रांच आगे चला गया बट फ्रूट वहीं रहना चाहता था, तो क्या हुआ कि ब्रांच आगे बढ़ गया पर फ्रूट वहीं पे रहा, तो डिटैच हो गया और फ्रूट सीधा नीचे गिरा बिकॉज नीचे ग्रेविटी काम कर रहा था। इस तरीके से फल नीचे, फ्रूट्स नीचे गिरते रहते हैं। तो ऑन शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री द फ्रूट्स फॉल डाउन। अगेन वन मोर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जब हम लोग ब्रांच को हिलाते हैं, ये फ्रूट जो है उनको वहीं पर रहने का मन था, बट ब्रांच आगे पीछे हुए पर उनको वहीं रहना था, वो डिटैच हुए और टूट के नीचे गिरे। और ये दिख रहा है कितना सारा आम यहां पर इकट्ठा हुआ है, राइट? So when a corridor train suddenly starts, the sliding door of the some compartment may open. ट्रेन रुकी हुई थी, the moment train starts, वो जो कॉरिडोर के जो डोर्स होते हैं उन्हें पीछे ही रहने का मन था, उन्हें पीछे ही रहने का मन था। तो दो बंद थे पर वो स्लाइड होकर पीछे चले जाते हैं, इस तरह से डोर ओपन हो जाती है। ठीक है, झटके से जब ये डोर ओपन होती है तो वहां पे भी लगता है कि भाई उसे भी ओपन होना है, तो वो भी डोर ओपन होती है। इसलिए दोनों स्लाइड एक्शन करते हैं। इट्स लाइक सेंसेस कि अगर ये वाली गेट इधर गई तो इस गेट को भी इधर जाना था। तो हुआ ये कि अगर ट्रेन इस तरफ रेस्ट पर थी और चलना स्टार्ट होती है तो जो डोर्स हैं उन्हें वहीं पर रहना था, इसलिए वो झटके में से पीछे गिरती है। जैसे
पीछे के एग्जांपल्स मैंने बस इस आदमी का एग्जांपल दिया था, ये आदमी पीछे लीन करता है, यहां पर ये ट्रेन का जो ये डोर है पीछे लीन करता है, जब एक डोर जाता है तो बाई सेंसेस दूसरा वाला डोर भी थोड़ा इधर की तरफ खसकता है, बाद में वापस जब वो ट्रेन मूवमेंट में आती है तो ट्रेन 2-3 बार होने के बाद वो फिक्स हो जाता है। ऐसा शायद बहुत लोगों ने देखा होगा, मेट्रो में बहुत दिखता है ये, राइट? ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। लेट्स टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। सबको पता होगा जब भी कोई लॉन्ग जंप की बात होती है, जब कभी कोई लॉन्ग जंप की बात होती है तो पहले जो भी जो जंप करने वाला एथलीट है वो पहले बहुत देर दौड़ता है और फिर जंप लेता है। इससे क्या होता है, जब वो बहुत देर दौड़ा तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। द मोमेंट वो अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करता है, द मोमेंट वो अपने बॉडी को ऊपर लिफ्ट करता है, तब भी उसका बॉडी हवा में एक इनर्शिया ऑफ मोशन में है, तो बॉडी आगे बढ़ता रहेगा, बॉडी आगे बढ़ता रहेगा और वो आगे तक पहुंच पाएगा। बहुत लोग होंगे भाई कि थोड़ा कम दौड़ के या कम वेलोसिटी से जब जंप मारते हैं तो उन लोग बहुत दूर नहीं जाते हैं। मैं जनरली बताता हूं कि जो लॉन्ग जंपर होते हैं जनरली उनका रनिंग स्पीड भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, लॉन्ग जंप में हाइट वाइट सारी बातें मैटर करती है, बिकॉज ये बॉडी को देख रहे हो किस तरह फोल्ड कर पा रहा है, ये सब मैटर करता है। बट एनीवेज लॉन्ग जंपर जनरली जो होते हैं उनकी रनिंग स्पीड भी काफी अच्छी होनी चाहिए, काफी हाई होनी चाहिए, तभी वो लंबा डिस्टेंस कवर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे वो दौड़ते दौड़ते आके यहां पे जंप किया, वो दूर जाके गिरता अगर उसका स्पीड ज्यादा है, और वो ऊंचा जंप करेगा तो ज्यादा दूर तक जा पाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ऊंचा जंप करेगा तो नीचे आने का टाइम मिलेगा बॉडी को, जितना टाइम लगेगा नीचे आने में उतना दूर तक बॉडी आगे बढ़ जाएगा, है ना? बॉडी आगे क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इस डायरेक्शन में। और वो बॉडी को जब उछालता है उसे फायदा क्या होता है, जितना ऊपर उछालेगा उतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, और जितना टाइम लगेगा नीचे आने में उतना दूर तक बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेगा। पर एनीवेज आगे बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसका रनिंग स्पीड, राइट? So that's an example of inertia of motion. So a body in a state of motion continues to be in a state of motion with the same speed in the same direction. ऐसा ही in a straight line. पर ऐसा तब ब्रेक होगा जब एक एक्सटर्नल फोर्स लगे। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है? अगर एक बॉडी सीधे रास्ते में किसी एक स्पीड से जा रहा है, उसके स्टेट को चेंज करने का कैपेसिटी फोर्स के पास है। तुम्हारा डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है फोर्स, राइट? So what are the examples? What are the examples? Now, a cyclist riding along a level road does not come to rest immediately after he stops pedaling. मैंने बताया थोड़े पहले, जब तुम कोई साइकिलिस्ट पेडलिंग कर रहा है या तुम भी पेडलिंग कर रहे हो, द मोमेंट तुम पेडल करना बंद करते हो, तुम रेस्ट लेते हो 2 मिनट का, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा साइकिल संग के संग रुक जाएगा, काफी दूर तक जाएगा। अब बहुत लोग के साइकिल या बाइक्स बहुत जल्दी रुक जाती है या स्कूटी बहुत जल्दी रुक जाती होगी, उसके पीछे कारण होगा कि तुम्हारे इस चक्के में हवा कम होगा। अगर हवा कम होता है इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर कुछ एक फोर्स डेवलप होता है, एंटी टॉर्क बोलता हूं मैं इसे, मैं बाद में बताता हूं। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत जल्दी साइकिल का वो रोटेशन स्लो डाउन कर जाता है, ठीक है? उस पर हम लोग भी कंसिडरेशन पे नहीं जाएंगे, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर बात करते हैं एक साइकिलिस्ट केस में, वो भले पेडलिंग बंद कर दे पर वो काफी देर तक आगे बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है? So when a passenger jumps out of a moving train, he falls down. यहां बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, काफी अलग ऑब्वियस एग्जाम्पल है। काफी बार ऐसा होता है कि भाई लोग चलते हुए बस से जंप मारते हैं, और कई लोग अच्छे से जंप मारना जानते भी, उन्होंने जंप मार के काफी देर तक संग में दौड़ते हैं बस के, क्योंकि उन्हें पता था वो बस में थे, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे वो जंप बाहर किया और अगर वो खड़े हो जाएंगे, उनका पैर तो ठीक है पर बॉडी का अपर पार्ट को कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है, कोई धक्का नहीं मिल रहा है, तुम्हारा बॉडी आगे तरफ गिरेगा। क्यों? तुम्हारे बॉडी को इनर्शिया ऑफ मोशन था, टेंडेंसी ऑफ मोशन था। पैर को तो जमीन का फ्रिक्शन रोक लेगा पर बॉडी के अपर पार्ट कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। ऑब्वियसली तुम्हारा बॉडी आगे की तरफ गिरेगा, जिस तरफ गाड़ी मूव करे, जिस तरफ ट्रेन मूव कर रहा है। शायद ऐसा बहुत लोग के साथ बहुत बार हुआ होगा। तो जब कभी चलते हुए व्हीकल से उतरते हो तो तुम्हें उसके साथ उसके स्पीड को थोड़ा देर मेंटेन करना होता है और स्लोली अपने आप को स्लो डाउन करना होता है, राइट? अगर एक ट्रेन एक तरफ मूव कर रही है एक वेलोसिटी से एंड तुम उस चलते हुए ट्रेन से उतरते हो, तो जो ट्रेन की वेलोसिटी थी लगभग तुम्हें उसी वेलोसिटी से जमीन पर उतर के चलना होगा। अगर ट्रेन की वेलोसिटी काफी हाई है, इसलिए उस समय जंप कभी करने का सोचना मत। क्यों? तुम उतरोगे और तुम सोचोगे तुम स्पीड मेंटेन कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तुम्हारा बॉडी का अपर पार्ट, उसे तो इनर्शिया ऑफ मोशन मिला हुआ था, वही इनर्शिया जो इनर्शिया ट्रेन का था, तुम्हारा बॉडी का अपर पार्ट गिरेगा ही गिरेगा,
ठीक है, इसलिए जब ट्रेन स्लो डाउन करती है या बस स्लो डाउन करता है तभी लोग हिम्मत लेते हैं बस से जंप करने का। दो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू प्रैक्टिस, ये किसी को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए भाई, रिस्क है कितना भी है, पैर स्लिप भी कर सकता है, कहीं आगे पीछे भी आ जाता तो ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, तो ये तो कभी नहीं करना है किसी को, ठीक है ना। दो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन को नहीं समझने का एक बोलते हैं ना भाई इसको फल मिला, ठीक है। अब ये एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, मैंने थोड़े पहले बताया, ये भी वही एग्जांपल है। क्यों? जब ये बहुत तेज दौड़ रही है भाई तो क्या होता है, इसे एक इनर्शिया ऑफ मोशन मिलता है, बस ये जंप करता है, जंप करने से क्या होता है इसका बॉडी आगे बढ़ जाता है और ये नीचे उतरती है भाई, वही मैंने बताया थोड़े पहले, जितना ज्यादा इनर्शिया ऑफ मोशन रहेगा उतना बड़ा लंबा जंप होगा, राइट। तो पहली बात, कोई भी बॉडी की अगर इनर्शिया ऑफ मोशन या रेस्ट ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं उसका मास ज्यादा है। तो किसी भारी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, भारी मतलब ज्यादा मास वाली बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या फिर मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। मैं कहता हूं अगर एक साइकिल रेस्ट पर है और एक कार रेस्ट पर है, ऑब्वियसली साइकिल की मास कम होती है कार के सामने, इट इज ईजियर टू ब्रिंग this cycle into motion than to bring the car into motion because the inertia of rest of cycle is lesser than the inertia of rest of the car। या इस तरह भी बोल सकते हो कि जो फोर्स की जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ कार टू ब्रिंग द सेम चेंज ऑफ स्टेट वो ज्यादा लगेगी बिकॉज उसका मास ज्यादा है। हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला वाइज भी इस पर बाद में, पर अभी के लिए याद रखना रेस्ट से मोशन में लाना है दोनों बॉडी को और उसी रेट ऑफ वेलोसिटी पर लाना है, तो जो जिसका मास कम होगा उस पर फोर्स कम लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा जब भी हमने चेंज ऑफ स्टेट लाना है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। तो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज मोर इन, तो इनमें से इनर्शिया ज्यादा किसका होगा, कार का, ट्रक का, हॉर्स कार्ट का या टॉय कार का। टॉय कार ऑब्वियसली छोटा मास का होगा, हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी है, ट्रक कार ऑब्वियसली सबसे ज्यादा भारी कौन है, लिखना चाहिए ऐसे बट हम लोग जानते हैं कि ट्रक सबसे ज्यादा भारी होगी भाई, होपफुली ट्रक सबसे ज्यादा भारी होगी। तो ट्रक का अगर मास ज्यादा है इंप्लाई करते हैं इनर्शिया ज्यादा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यस और नो। सो नेक्स्ट एमसीक्यू, भाई एक एमसीक्यू सेट कर रहे हैं सॉल्व, छोटा सा एमसीक्यू सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल बोथ आर स्टेशनरी टू स्टार्ट मोशन इन देम। एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल दोनों स्टेशनरी है, दोनों रेस्ट पर है, टू स्टार्ट मोशन इन देम। ऑब्वियसली टेनिस बॉल क्या होता है, इसका मास कम होता है कंपेयर टू क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है। तो किसका इनर्शिया कम है, इनर्शिया ऑफ टेनिस बॉल कम है, इनर्शिया ऑफ क्रिकेट बॉल ज्यादा है, राइट। तो किसको मूव कराना ज्यादा आसान होगा, जिसका इनर्शिया कम होगा। अगर दोनों ही रेस्ट पर है तो दोनों में से मोशन में लाना किसको आसान है, जिसका इनर्शिया कम है। किसका इनर्शिया कम है, a less force is required for cricket ball, no, a less force is required for the tennis ball, right, a less force is required for tennis ball, why, because tennis ball का मास जनरली कम होता है, टेनिस बॉल हल्का होता है। क्रिकेट बॉल मतलब दिमाग में ड्यूस बॉल को लाओ, ड्यूस बॉल थोड़ा भारी होता है, क्रिकेट बॉल जो कॉस्को वाला बॉल होता है उसे इमेजिन करो, ठीक है। तो टेनिस बॉल का मास क्या होता है, कम होता है, क्रिकेट बॉल का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इनर्शिया ज्यादा। तो इसको मोशन में लाना मुश्किल है, इसको मोशन में लाना आसान है, राइट। तो फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन or state of rest of the body, keep the body in motion, keep the body in stationary, keep the velocity of the body constant। तो change the state of motion और rest, option 3। तो option A। क्वेश्चन नंबर 3 एक तरह से डेफिनेशन हो गया फोर्स का, फोर्स क्या करती है बता दिया गया, राइट। यहां पर इनर्शिया के बारे में समझने का मौका मिला और यहां समझाया गया कि इनर्शिया मास पर ही डिपेंड करती है, राइट। मैं एंड करने पहले कुछ एक और क्वेश्चन और कराऊंगा। तो an aeroplane is moving uniformly at a constant height under the action of two forces, upward force and downward force। What is the net force on the aeroplane? अगर एरोप्लेन एक यूनिफॉर्मली कांस्टेंट हाइट पर उड़ रही है और कोई चेंज, कोई दिक्कत नहीं उसे, अगर ये एक एरोप्लेन को एग्जांपल पे लेते हो और ये यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ रही है एक ही डायरेक्शन में, चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन, तो इस पर लगने वाला पक्का नेट फोर्स must be zero or the forces must be balanced here, है ना, forces must be balanced, there must be balanced forces acting here। क्यों, क्योंकि अगर उसका रेट ऑफ मोशन कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म रेट से उस तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब ही हुआ बच्चों कि यहां पर कोई भी तरह का एक्सटर्नल एजेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा होता तो उसका रेट ऑफ मोशन चेंज होता, बिकॉज फोर्स वो है जो इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट को अफेक्ट करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो अगर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या होगा यहां पर, अपवर्ड फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इक्वल होगा, राइट, है ना। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द प्लेन, नेट फोर्स इज 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ पर्सन फॉल व्हेन ही जंप्स फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। मैंने थोड़े पहले बताया, पीछे एग्जांपल दिखा, क्यों, बिकॉज उसमें था इनर्शिया ऑफ मोशन प्रीवियसली, जिसको वो मेंटेन नहीं करता है, जिसके वजह से उसका बॉडी का लोअर पार्ट तो जमीन से कांटेक्ट में आते ही रेस्ट आ जाता है, बट अपर पार्ट रेस्ट पे नहीं आता है। सो व्हाई डज अ पर्सन फॉल व्हेन ही जंप्स आउट फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, because it does not maintain the inertia of motion of the train, right? The moment he comes in contact with the floor, you may just note this down, the moment he comes in contact with the floor, the ground which is at rest, his lower body comes to rest, but the upper body still has a tendency of motion, so the body falls forward, so in the direction of motion, actually the upper part of the body want to maintain the inertia of motion, इसलिए the body falls forward, right? The person falls because he wants to maintain the inertia of motion of the train, right? Why does a coin placed on a card drop into the tumbler when the card is rapidly flicked with finger? मतलब समझ आ रहा है? We just talked about this also. ऐसे कार्ड बोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखा गया और ऐसे पट से ऐसे मारे तो ये कॉइन सीधा नीचे गिरा, क्यों, बिकॉज इट वॉन्ट्स टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Okay, now before we start with this, I just want all of you to just think about these questions. Please take a screenshot. We'll discuss about these 3 questions in our next session. No, take this as your homework, please. Take this as your homework, please. Take this as your homework, please. We'll talk about these questions in our next session. We'll stop here at this point of time, but before that, I want all of you to take a screenshot of these questions. Think about it yourself. We have already talked about it. So we talked about the Newton's first law of motion. Next class, we'll start with the discussion of Newton's second law. And before we start with Newton's second law, we'll talk about something called momentum. That's a new physical quantity in our bag. We'll talk about it in the next session. We'll stop here at this point of time. We are already done with Newton's first law of motion. We have talked about what is force. And we'll stop here. If anybody is having any problem, any doubt, you just want to ask, you just let me know in the comment section. We'll try to answer them in the next session. This one for today. Keep watching, keep learning. Thank you. Bye. See you.